Hello everyone, most influential writers of the modern English literature। आज के इस क्लास में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स, उनकी राइटिंग स्टाइल और साथ ही साथ उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंग्लिश लिटरेचर में। वी विल टॉक ऑल दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन द चैनल इंग्लिश जोन। तो आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पे और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स के बारे में आज हम बात करेंगे अपने इस क्लास में, जो कि मॉडर्न एज से रिलेटेड होंगे। उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने नोट्स में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे इन्फ्लुएंशियल राइटर्स के बारे में, चलिए मॉडर्न एरा का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज मॉडर्न एज? तो मॉडर्न लिटरेरी टर्म्स के बारे में हम जब बात करते हैं, मॉडर्निज्म के बारे में बात करते हैं या मॉडर्न एज के बारे में बात करते हैं, तो ये एक लिटरेरी जो मूवमेंट था मॉडर्न एज का जो था, बिफोर दिस आपका विक्टोरियन एरा हुआ, रोमांटिक एज, न्यू क्लासिकल एज, मिडिल एज, एलिजाबेथन एरा। तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स को देखे हैं, पढ़ा है, जिन्होंने अपने एज को कहीं ना कहीं अपने राइटिंग स्किल्स या अपने वर्क्स के थ्रू इन्फ्लुएंस किया है, कंट्रीब्यूट किया है। उस टाइम की जो कंटेम्प्रेरी पीरियड था उसको अपने राइटिंग जो थी अपने वर्क्स में उसको एक तरीके से फ्रेम किया हुआ है। तो ऐसा ही आपको मॉडर्न एज में देखने को मिलेगा। जो इसकी ओरिजिनेशन की अगर बात करते हैं तो लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में इसका ओरिजिनेशन माना जाता है कि मॉडर्न एरा जो हुआ वो स्टार्ट हुआ कहाँ पे, मेनली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये मूवमेंट चला, ये मॉडर्न एज का स्टार्टिंग हुआ। Modernism is characterized by a self-conscious break with the tradition style of poetry and verse। तो वर्स और पोइट्री मीन्स पोइट्री, जो कविताएं लिखी जाती थी इसके पहले की जो ट्रेडिशन था कि एक पर्टिकुलर मीटर में लिखना है, सिलेबल्स के साथ में लिखना है, किसी पर्टिकुलर स्टाइल पे बेस्ड ऑन होना चाहिए, पोइट्री होनी चाहिए तो वो लिरिकल होनी चाहिए पोइट्री और उसमें कुछ रिदमिक क्वालिटीज होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस सेल्फ कॉन्शियस ट्रेडिशन को ब्रेक किया हुआ है इस एरा के राइटर्स ने जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करते थे। Modernists experimented with the literary form and expression, adhering to Ezra Pound maxim to make it new। Ezra Pound आप सभी जानते हो, ग्रेट राइटर हैं मॉडर्न एरा के, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक तरीके का मुहावरा बोला है, मैक्सिम बोला है, दैट इज कॉल्ड मेक इट न्यू। मीन्स कुछ इसको नया करते हैं, मॉडर्न एज में कुछ नई चीज के बारे में बात करते हैं, कुछ नई चीज को अपनी राइटिंग में इंक्लूड करते हैं या अपने वर्क्स में इंक्लूड करते हैं। और वो नई चीज क्या होगी, दैट वुड बी जस्ट ऑपोजिट, या आप कह लो देयर वाज अ काइंड ऑफ ब्रेक फ्रॉम द ऑल काइंड्स ऑफ पोएट्री एंड द राइटिंग स्टाइल ऑफ पोएट्री जो अभी तक के राइटर्स जो थे अपनी अपनी एज में फॉलो करते थे। तो उसको ब्रेक करके उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से आप पीछे छोड़ करके कुछ नई चीज को ट्राई करो और इस पोएट्री को, इस राइटिंग स्टाइल को मेक इट न्यू, थोड़ा सा नया करो। दिस वॉज दी मेन मोटो ऑफ दी मॉडर्न एज राइटर्स। और वो सभी राइटिंग स्टाइल में, सभी जॉनर में उन्होंने यूज करा हुआ, चाहे वो प्रोज देखो, पोएट्री एंड इसके साथ ही साथ ड्रामा आप देखोगे मॉडर्न एज के, तो जो राइटर्स ने कंट्रीब्यूट किया हो वो अपने तरीके से उसको एक नए स्टाइल में आप सभी राइटर्स के सामने या मॉडर्न एज में उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इवन विद द टच ऑफ दी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में भी बात करी हुई है, लेकिन उसको एक तरीके से नए वे में प्रेजेंट करा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम जो बात करेंगे इंपॉर्टेंट राइटर की, वो है हमारे टी.एस. इलियट। थॉमस टर्न इलियट, द ग्रेट राइटर ऑफ द मॉडर्न एरा। अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये ड्रामेटिस्ट भी हैं, पोएट भी हैं, क्रिटिक भी हैं, एक ओवरऑल जो पर्सनालिटी है। और देखिए पहले के जो राइटर्स हुआ करते थे सिर्फ अगर वो पोइट्री लिख रहा है तो वो पोइट्री पे ही लिखा करते थे, बट मॉडर्न एज के राइटर्स ने क्रिटिसिज्म पे भी ध्यान दिया है, एसेइस्ट भी थे, साथ ही साथ ड्रामा भी लिखा करते थे, पोइट्री भी लिखा करते थे। तो ये आप इन राइटर्स में देखोगे तो सबसे पहले जो हमने पिक किया हुआ है वो टी.एस. इलियट को पिक किया हुआ है। टी.एस. इलियट वाज द ब्रिटिश पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, एसेइस्ट, एडिटर। तो ये सभी एक जो पर्सनालिटी है, एक जो आप लिटरेरी पर्सनालिटी की बात करते हो टी.एस. इलियट की, तो वो एसेइस्ट, ड्रामेटिस्ट, साथ ही साथ ब्रिटिश पोएट, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर भी थे। टू ऑफ हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट पोएम, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोर्ड, जो 1915 में ये पब्लिश हुआ है वर्क, लिखा है इन्होंने, एंड द वेस्टलैंड, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स वी हैव रिलेटेड टू दी टी.एस. इलियट। तो ये है टी.एस. इलियट के दो इंपॉर्टेंट वर्क जो मॉडर्न थीम पे, मॉडर्न सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन है। अगर आप द वेस्टलैंड की बात करते हो, वेस्टलैंड इज अ
मॉडर्निस्ट पोएम जो बैरननेस, मॉडर्न डिसअपॉइंटमेंट पे बेस्ड ऑन है। हिज फर्स्ट वर्क विच मेड लिबरल यूज ऑफ लिटरेरी अलूजन्स टू शेक्सपियर। तो फर्स्ट वर्क जो लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क है, उसमें बहुत से एल्यूजन्स यूज हुए हैं, जो कि लिटरेरी एल्यूजन्स के साथ साथ शेक्सपियर ने जो कोटेशंस बोले हैं या शेक्सपियर के एल्यूजन्स को भी यूज करा गया है इस वर्क में। इसके साथ ही साथ वेस्टलैंड की बात करते हैं तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम मॉडर्न एज की कंसीडर की जाती है। Eliot uses his personal experiences, knowledge of the capital, his marriage, his nervous breakdown. He turns the poem into something universal. तो अपनी पोएम को लिखते वक्त, वेस्टलैंड को लिखते वक्त टी.एस. इलियट ने जो अपना उनका खुद का एक्सपीरियंस था, उनकी जो खुद की नॉलेज थी रिलेटेड टू मैरिज, हिज नर्वस ब्रेकडाउन, सब कुछ इंक्लूड करा हुआ है, सब कुछ कहीं ना कहीं एक तरीके से शेयर किया हुआ है अपने वर्क्स में, जो कि उन्होंने अपने द वेस्टलैंड ए लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क ये लिखा हुआ है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो ड्रामाज में कंट्रीब्यूट किया है, जो लिटरेरी क्रिटिक के रूप में कंट्रीब्यूट किया है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये कुछ ऐसे उनके लिटरेरी क्रिटिकल वर्क हैं जिस तरीके से उन्होंने बात की है कि मॉडर्न टाइम में या एक तरीके से जो पुरानी चीजें लिखी गई हैं उसमें किस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं या किस तरीके से उसको एक मॉडर्नाइज किया जा सकता है, किस तरीके से उसको एक जो था कि अगर उसमें गलती हुई तो उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इस सब के बारे में टी.एस. इलियट ने अपने क्रिटिकल वर्क्स में बात करी है। आगे किस इंपॉर्टेंट राइटर के बारे में बात करें वो है जॉर्ज ऑरवेल। सेकंड नंबर के जो इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल राइटर हैं मॉडर्न एज के, दैट इज जॉर्ज ऑरवेल। एरिक आर्थर ब्लेयर, ये इनका रियल नेम है। 25 जून 1903 को इनका बर्थ हुआ था, 21 जनवरी 1950 को डेथ हुई थी। एरिक आर्थर ब्लेयर वाज द रियल नेम ऑफ जॉर्ज बेल, जिनको हम अगर पेन नेम की बात करते हैं तो ये जॉर्ज ऑरवेल पेन नेम है किसका, एरिक आर्थर ब्लेयर का। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपके। इंग्लिश नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट, एसेइस्ट एंड क्रिटिक। ये देखिए एक पर्सनालिटी, अभी हमने टी.एस. इलियट के बारे में पढ़ा कि उन्होंने जो भी जॉनर थे उस पे कंट्रीब्यूट किया है उस टाइम पे, और सेम आप जॉर्ज ऑरवेल के साथ भी देखोगे, वो बहुत अच्छे इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, एसेइस्ट थे, जर्नलिस्ट भी थे, साथ ही साथ क्रिटिक भी थे। हिज वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय ल्यूसिड प्रोज, सोशल क्रिटिसिज्म, ऑपोजिशन, टोटलिटेरियनिज्म एंड सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में उन्होंने बात करी है अपने वर्क्स में। ही इज नोन फॉर द एलोगोरिकल नॉवेल एनिमल फार्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जॉर्ज ऑरवेल का, जो कि मॉडर्न एज में उन्होंने कंपेयर किया है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी, और पॉलिटिकल पार्टीज को जो कंपेयर किया है वो एनिमल से कंपेयर किया है, जिसमें पिग इन सब का आपको एक तरीके से एलिगोरिकल वे में प्रेजेंट करा हुआ है, किस तरीके से नेता हुआ करते हैं, लीडर्स हुआ करते हैं, और अपने बेनिफिट के लिए किस तरीके से वो काम करते हैं। तो ये बात इन्होंने अपने इस नॉवेल एनिमल फार्म में करी है। 1945 का ये वर्क है। And the dystopian novel 1984. 1984 is the title of the dystopian novel, जो कि लिखा गया है, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, 1949 में ये पब्लिश हुआ है। And his non-fictional work including The Road to Wiganpire, documenting his experience of working class life in the industrial north of England, homage to Catalonia, an account of his experience soldiering for the Republican factions of the Spanish Civil War। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्क्स है जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है, जो कि नॉवेल वर्क है, ऐसा डायस्टोपियन नॉवेल 1984, एनिमल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट नॉवेल कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ ही साथ जो नॉन फिक्शनल वर्क मीन्स जो रियल स्टोरी पे बेस्ड ऑन उन्होंने वर्क्स लिखे हैं, जो अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड ऑन उन्होंने वर्क लिखा है, वो लिखा है वर्किंग क्लास की लाइफ, जो इंडस्ट्रियल नॉर्थ इंग्लैंड में किस तरीके से वो सफर करते हैं, किस तरीके से वर्किंग क्लास का जो एक सिनेरियो होता है उसके बारे में बात की है। इसके साथ ही साथ अपना वो सोल्जरिंग का एक जो सैनिक का जो एक्सपीरियंस था रिपब्लिक फैक्शन के टाइम पे, स्पेनिश वॉर के टाइम पे, उसको के बारे में भी उन्होंने बात की है, होमेज टू कैटालोनिया में। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है। इंपॉर्टेंट वर्क को जरूर इन राइटर्स के सामने आप मेंशन कर दीजिएगा, और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या क्या सब्जेक्ट मैटर पे वो वर्क्स उन्होंने लिखा हुआ है। तो दो इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। नेक्स्ट वर्ड वी हैव द डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस की बात करते हैं। डी.एच. लॉरेंस, द नॉवल ऑफ डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, ये इनका फुल नेम है, एक्सप्लोर द डिसइल्यूजनमेंट दैट केम विद द आफ्टरमैथ ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो डी.एच. लॉरेंस ने जो स्पेसिफिकली जो टॉपिक कवर किया है, पिक किया हुआ है अपने वर्क्स के लिए, नॉवेल्स के लिए, वो है कि जो एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद का जो डिसइल्यूजनमेंट है लोगों के बीच में, जो एक तरीके से लोग
कहाँ पे किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट में पूरी तरीके से, उसके इन्फ्लुएंस से पूरी तरीके से घिरे हुए हैं, उसके बारे में उन्होंने अपने वर्क में बात की है, एक्सप्लोर किया हुआ है। His novel like Women in Love 1920, Lady Chatterley's Love, and focused on the interiority of their female protagonists, trying in strong themes of sexuality that challenge the more of the time. तो डी.एच. लॉरेंस ने एक मॉडर्न थीम को पिक करते हुए, क्योंकि जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उनके बारे में बात करते हुए अपने नॉवेल्स को लिखा गया है। सेक्सुअलिटी बेस्ड नॉवेल को लिखा गया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग थीम रिप्रेजेंट करते हुए लिखे गए हैं, और किस तरीके से एक विमेन जो होती है, मॉडर्न टाइम की विमेन है जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, अपनी लाइफ को बिता रही है, वो किस तरीके से चीज़ों को, चैलेंजेस को फेस करती है, उसके बारे में डी.एच. लॉरेंस ने अपने नॉवेल्स में बात करी हुई है। इनके 2 इम्पोर्टेंट नॉवेल्स के थ्रू आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अगले इम्पोर्टेंट ऑथर को जो हम पिक करेंगे मॉडर्न एरा से रिलेटेड, जेम्स जॉयसी, आप सभी जानते हो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही, इनके वर्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न एज से बिलॉन्ग करते हैं। Modernist author James Joyce is known for telling small slice of life tales and experimental and evocative ways। जो evocative experimental ways में एक evocation के साथ साथ जो स्मॉल टेल्स है, जो स्मॉल जो सफरिंग्स है या स्मॉल जो हैपनिंग्स है डे टू डे लाइफ की लोगों के, उसके बारे में उन्होंने बात की है, जेम्स जॉयसी ने बात की है। डबलिनर्स 1914 का ये वर्क है, अ कलेक्शन ऑफ 15 शॉर्ट स्टोरीज, डिस्कसेस आयरिश मिडिल क्लास के बारे में, लाइफ के बारे में बात करी है, मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ क्या है आयरिश की, वो 15 शॉर्ट्स जो स्टोरीज के बारे में डबलिनर्स में बात की है। इसके साथ ही साथ अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, 1960 का 16 में ये लिखा गया है। वॉज द जॉयसीज फर्स्ट पब्लिश नॉवल, ये फर्स्ट पब्लिश नॉवल भी है इनका, जॉयसी का, जेम्स जॉयसी का, which delves into the themes of identity and intellectual enlightenment। तो देखिए, आप जो इस टाइम के ऑथर्स की इंपॉर्टेंट थीम्स देख रहे हो, उनके वर्क्स की, उनके नॉवेल्स की, तो आप क्या देख रहे हो? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में देख रहे हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है, उससे किस तरीके से ह्यूमैनिटी सफर कर रही है, और किस तरीके से लोग अब बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से सेल्फिश हो चुके हैं, उसके बारे में बात की है। दूसरी जो कंडीशन है विमेन्स की, उसके बारे में, क्योंकि अभी तक का जो सिचुएशन था, उसके साथ ही साथ अब डे टू डे और भी पुअर होती जा रही है उनकी कंडीशंस, वो अपने आप को एक तरीके से, अभी तक उनको इंफीरियर समझा जा रहा है, वो सफ़र कर रही हैं, कहीं न कहीं उनकी सेक्सुअलिटी को एक तरीके से चैलेंज किया जा रहा है, ये बात हुई। मॉडर्न जो डिsillusionment है, साथ ही साथ मॉडर्न जो बैरननेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, उसके बारे में बात हुई है। जेम्स जॉयसी ने जो बात करी है, वो बात करी है कि एक जो आइडेंटिटी की जो और इंटेलेक्चुअलिटी की जो एक एनलाइटनमेंट है, एक जो इसको चैलेंज किया जाता है, आइडेंटिटी के बारे में बात होती है, उसको भी उन्होंने अपने नॉवेल्स में, अपने वर्क्स में बात करी है। साथ ही साथ एक जो मिडल क्लास फैमिली होती है, उसका जो लाइफ होता है, उसका जो चैलेंजेस होते हैं उसके लाइफ में, उन सब के बारे में बात की है। कहीं हम किसी एक लव स्टोरी या इन सब चीज़ों को छोड़ करके अब जो मेक इट न्यू या मेक इट समथिंग मोर एक्सक्लूसिव वाली बात हुई है अब के राइटर्स के वर्क्स में, जो आप यहाँ पे देखोगे। तो इसके साथ ही साथ यूलिसीज जो वर्क है, नॉवेल है, 1922 का वर्क है जेम्स जॉयसी का। ये फेमस नॉवेल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है इस टाइम का, और events of which all take place in a single day and serves as a modern parallel टू होमर्स ओडिसी। होमर की ओडिसी से ये एक तरीके से पैरेलल किया गया है, जो यूलिसीज लिखा है 1922 में, जेम्स जॉयसी ने, ये नॉवेल है। ये एक सिंगल डे के बारे में बात करता है, जो कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, इम्पोर्टेंट जो हैपनिंग्स हो रही है, इम्पोर्टेंट जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं एक दिन में, उसके बारे में उन्होंने बात की है, सिंगल डे के बारे में बात की है। और ये एक तरीके से होमर की ओडिसी का एक मॉडर्नाइजेशन है, जो कि जेम्स जॉयसी ने अपने इस नॉवेल यूलिसीज के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अगले इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट या अपने इंपॉर्टेंट जो ऑथर है उनके बारे में बात करेंगे हम, दैट इज वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड हमारा पूरा वीडियो है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा आप सभी। वर्जीनिया वुल्फ के बारे में बात करते हैं। वर्जीनिया वुल्फ वॉज एन अमेजिंग और फेमस राइटर who wrote a novel that was set for a single day back in 1923. It later became one of the most novel in the modern literature, जो उन्होंने बात की है। इसके साथ ही साथ
तो ये जो नॉवेल है जिसके बारे में उन्होंने बात की है, इस एक सिंगल डे के बारे में लिखा हुआ है एक लेडी की जो कि क्लैरिसा डैलोवे हैं। तो ये नॉवेल है मिसेस डैलोवे, एमआरएस डैलोवे, बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेल है ये। वर्जीनिया वुल्फ का जो सिंगल डे के लाइफ के बारे में बात हो रही है, जो कि 1923 में हुआ है, जबकि ये नॉवेल जो था वो पब्लिश हुआ है 1925 में। इट लेटर बिकेम वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट नॉवेल्स इन द मॉडर्न टाइम, और मॉडर्न टाइम का ये मिसेस डेलोवे जो थी, क्लैरिसा डेलोवे, इनकी लाइफ में सिंगल डे में क्या क्या चीजें होती है उसी पे बेस्ड ऑन है ये पूरा नॉवेल। द स्ट्रक्चर ऑफ हर बुक्स वॉज इंस्पायर्ड बाय जेम्स जॉयसीज वर्क। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि वर्जीनिया वुल्फ के नॉवेल्स का जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से लिखा करती थी, क्या उनका फ्रेमवर्क हुआ करता था लिखने का, वो थी इंस्पायर्ड, मोस्टली उनके वर्क्स जो थे जेम्स जॉयसी के वर्क से इंस्पायर्ड थे। वर्जीनिया लव द आइडिया ऑफ राइटिंग अ पीस दैट वाज सेट फॉर अ सिंगल डे। ये इंपॉर्टेंट है कि वर्जीनिया जो लिखा करती थी वो किसी एक सिंगल डे को पिक करके उस पे अपनी राइटिंग को लिखा करती थी, अपने जो नॉवेल्स हुआ करते थे उस पे लिखा करती थी। अगर इनके नॉवेल्स की बात करते हैं तो मिसेस डैलोवे इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नॉवेल वी हैव रिलेटेड टू वर्जीनिया वुल्फ। इसके साथ ही साथ है अ रूम ऑफ वंस ओन, टू द लाइट हाउस, और साथ ही साथ ओरलैंडो अ बायोग्राफी जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके नॉवेल्स हैं जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी लाइफ में, अपने लिटरेरी करियर में कंट्रीब्यूट किया है इंग्लिश लिटरेचर को, और वो भी मॉडर्न एज में। इसके साथ ही साथ विलियम बटलर ईट्स के बारे में बात करते हैं जो कि अनदर इंपॉर्टेंट ऑथर है मॉडर्न एज के। 13 जून 1865 से लेकर के 28 जनवरी 1939 का टाइम ड्यूरेशन है ये डब्ल्यू बी ईट्स का टाइम ड्यूरेशन है। डब्ल्यू बी ईट्स एक आयरिश पोएट थे, ड्रामेटिस्ट, राइटर एंड वन ऑफ द foremost figures of the 20th century literature. Yeats was awarded the Nobel Prize in Literature in 1923। ये भी एक important fact है। ईट्स को उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए इंग्लिश लिटरेचर में और उनके लिटरेरी फील्ड पे जो कंट्रीब्यूट किया है, जो इम्पार्ट किया है इंग्लिश लिटरेचर को, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है 1923 में। अगर उनके मेजर वर्क्स की बात करते हैं, ये है द टावर एंड द वर्ड्स ऑफ म्यूजिक परहैप्स एंड अदर पोएम्स पब्लिश्ड इन 1932। वेल नोन पोएम की बात करते हैं, दैट इज सेकंड कमिंग एज अ डर्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। ये है द सेकंड कमिंग की बात करते हैं तो ये जो एक तरीके से यूरोपियन सिविलाइजेशन है उसके एंड, उसके डिक्लाइन, उसके पतन के बारे में इस पोयम में बात की है। द सेकंड कमिंग बहुत ही फेमस पोयम है। द टावर 1928 का लिखा है विंडिंग स्टेयर एंड द न्यू पोएम्स, क्योंकि वो इम्पोर्टेंटली जो थे वो पोएट थे, तो 1938 के ये पोएम्स हैं। कंटेन सम ऑफ द मोस्ट पोटेंट इमेजेस ऑफ द 20th सेंचुरी पोएट्री। तो इन्होंने अपनी पोएट्री के थ्रू एक तरीके से 20th सेंचुरी मॉडर्न एज का एक इमेज प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। टावर, द सेकंड कमिंग, वेंडिंग स्टायर, न्यू पोएम्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जहां पे इन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन या मॉडर्न जो एज है उसके इमेज को रिप्रेजेंट करा है, उसके एक पोटेंट इमेज को, एक जो लाइव इमेज को लोगों के सामने दिखाया है अपने राइटिंग्स के थ्रू, अपने पोएम्स के थ्रू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वी हैव द जॉर्ज बेनॉट शॉ। जॉर्ज बेनॉट शॉ के बारे में बात करते हैं, जीबी शॉ इनका नेम है। 26 जुलाई 1856 से लेकर के 2 नवंबर 1950 का टाइम ड्यूरेशन है। 1856 से 1950 तक की इनका डेथ हुई थी, ये इनका पूरा एक टाइम ड्यूरेशन है। नोन एज बेनॉट शाह, बेनॉट शाह के नेम से फेमस है। जैसे आयरिश पोएट थे डब्ल्यू बी ईट्स, वैसे ही ये भी एक आयरिश प्ले राइट है, क्रिटिक है, पोलेमिसिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। He wrote more than 60 plays including major works such as Man and Superman, Pygmalion, St. John, सबका ईयर भी मेंशन है अपने उनके वर्क्स के साथ में, तो उसको भी नोट डाउन करना आप सभी। With a range incorporating both contemporary satire and historical allegory। तो वो मोस्टली जो बेनॉट शाह ने पिक किया हुआ है, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनके जो ड्रामास थे वो बेसिकली ही एक हिस्टोरिकल सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन हुआ करते थे। हिस्टोरिकल एलिगरी को इन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, और इसके साथ ही साथ इस हिस्टोरिकल एलिगरी के साथ में उन्होंने कंटेम्प्रेरी सटायर के वे में कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पे सटराइज भी किया है अपने ड्रामास के थ्रू, उनके कैरेक्टर्स के थ्रू, उनके लिविंग स्टाइल के थ्रू। इसके साथ ही साथ शॉ बिकेम द लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज जनरेशन। In 1925 he was awarded the Nobel Prize in Literature। अभी हमने बात की डब्ल्यू बी ईट्स को 1923 में नोबेल प्राइज मिला था। और जॉर्ज बेनॉट शॉ की बात करते हैं तो 1925 was the year जब इनको
नोबेल प्राइज से नवाजा गया। नोबेल प्राइज इनको लिटरेचर की फील्ड में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है और स्पेशली सेंट जॉन के लिए मिला है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सेंट जॉन इनका जो ड्रामेटिक वर्क था उसके लिए मिला है। By the early 20th century, his reputation as a dramatist was secured with a series of critical and popular success that included Major Barbara, The Doctor's Dilemma, and Caesar and Cleopatra। ये अदर इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो ड्रामास थे। तो बेसिकली जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अपने ड्रामा के थ्रू किया हुआ है, ड्रामा को एक तरीके से ब्लेंड किया हुआ है विद द कंटेम्पररी सटाराइजेशन एंड ऑल्सो विद द हिस्टोरिकल एलिगोरिकल सीक्वेंसेस इमेजेस ऑफ द सोसाइटी। एजरा पाउंड के बारे में बात करते हैं। एजरा पाउंड, द पोएट एजरा पाउंड चैंपियन फ्री वर्स एंड अलूजन्स। इन्होंने एक तरीके से जो पॉपुलराइज किया है फ्री वर्स एंड एल्यूजन के को पॉपुलराइज किया है अपने वर्क्स में। इज कंसीडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट राइटर ऑफ द मॉडर्निस्ट पोएट्री टू यूज इमेजिज्म, अ स्टाइल दैट कन्वेड imagery in sharp and adorned language. Some of the Pound's notable works we have included In a Station of the Metro, The Seafarer and The Return। जो ये भी इम्पोर्टेंट वर्क्स इन्होंने लिखे हुए हैं एजरा पाउंड ने। अगर उनकी बात करते हैं मॉडर्न पोएट्री में अल्यूजन्स का, इमेजेस का किस तरीके से यूज करना है, फ्री वर्ड्स का किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से ब्रिलियंटली इन्होंने यूज करा हुआ है, आप ये इनके वर्क्स में, इनकी पोएट्री में देखने को मिलेगा। पढ़ के आपको समझ में आएगा। और ऐसे क्योंकि ये सभी जो है एक मॉडर्न टेक्निक या मॉडर्न सब्जेक्ट मैटर और मॉडर्न स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एजरा पाउंड ने, क्योंकि इमेजिज्म की बात करते हैं, इल्यूजन्स की बात करते हैं, फ्री वर्ड्स की बात करते हैं, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वर यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मॉडर्न एज। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स को पिक किया जो कि मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं, उनके इंपॉर्टेंट राइटिंग स्टाइल, स्ट्रक्चर, साथ ही साथ किस सब्जेक्ट मैटर या थीम के बारे में उन्होंने मॉडर्न एज में अपने वर्क्स में बात करी है। चाहे आप पोइट्री के बिहाफ पे देखो या ड्रामा या आप एलिगोरिकल जो स्टाइल है, साथ ही साथ जो पोइट्री लिखने की स्टाइल है, नॉवेल्स लिखने का स्टाइल है राइटर्स का मॉडर्न एज में, वो आपको देयर इज अ काइंड ऑफ डिफरेंस फ्रॉम दैट ऑफ द अदर्स जो कि प्रीवियसली अभी तक के ऑथर्स यूज करा करते थे या उनका एक राइटिंग स्टाइल होता था, एक ट्रेडिशनल स्टाइल को फॉलो करते थे। बट मॉडर्न एज ने उन सभी को ब्रेक करा और कुछ एक नई टेक्निक के साथ में, मेक इट न्यू सेंस के साथ में, मैगजीन के साथ में अपनी राइटिंग स्टाइल को कुछ नया किया और नया इस सेंस में किया कि जो मॉडर्न लोगों को समझ में आए और साथ ही साथ मॉडर्न जो सब्जेक्ट मैटर या जो मॉडर्न इल्यूजनमेंट है, मॉडर्न जो डिलेमा है, उसके बारे में अपने वर्क्स में बात करी। और वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सिमिलर था जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि लिटरेचर जो होता है वो आपको जो समाज में चीजें हो रही होती, साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो साहित्य जो आपके आसपास की चीजें हो रही होती है उसको कैप्चर करता है, उसको एक तरीके से इंक्लूड किया जाता है साहित्य में और उसी चीज के बारे में राइटर्स लिखा करते थे, ना कि किसी लव स्टोरी या किसी ऐसी टेक्निक को जो कि अभी तक के राइटर्स यूज किया करते। चाहे आप रोमांटिक केस की बात करो एंड विक्टोरियन एरा में देखो, एलिजाबेथन एरा में, तो उन सब से हट करके मॉडर्न एज में आप एक नए स्टाइल, स्ट्रक्चर और एक नए इंथुआजिज्म के साथ में, एनर्जी के साथ में इस एरा के राइटर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इंग्लिश लिटरेचर को विद देयर इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो यहाँ पे आज हम इस क्लास को, इस मॉडर्न एरा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनकी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा मुझे। और साथ ही साथ आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में बात करेंगे जो अभी तक के वर्क को हमने आपको इस क्लास में सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि कौन कौन से वर्क्स है इस टेक्निक पे बेस्ड ऑन है, बट उन वर्क्स के बारे में हम अलग अलग क्लास में अपनी बात करेंगे। जैसे यूलिसीज के बारे में बात करेंगे, इससे साथ ही साथ वेस्टलैंड के बारे में तो ऑलरेडी आपके क्लास में चैप्टर हमने इंक्लूड करा हुआ है, वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। और साथ ही साथ WB ईट्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स को हम पिक करेंगे, GB शॉ के इंपॉर्टेंट वर्क्स को पिक करेंगे और आपको मैं सेपरेटली बताऊंगी कि किस तरीके का देखिए टेक्निक यूज करा गया है, स्ट्रक्चर यूज करा गया है जो कि मॉडर्न स्ट्रक्चर कहलाता है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर ऑन दिस चैनल एंगलर जोन।